जब आता है। जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। हम लोगों ने अब तक स्वर संधि के जितने भी भेद होते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है कि संधि जब पहचानने की बात आती है तो उसमें स्वर संधि वाले भेद ही सबसे ज़्यादा आते हैं। क्योंकि व्यंजन संधि जब पहचानने की बात आएगी तो अब आप इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यंजन संधि का मतलब ही क्या है कि व्यंजन संधि कब बनेगा। तो हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जब व्यंजन के साथ व्यंजन आए तो वो कौन सा वर्ड बनाएगा? व्यंजन संधि ही बनेगा। अगर व्यंजन के संग स्वर आए तब पर भी क्या बनाएगा? व्यंजन ही बनाएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? तो यानी कि जब भी व्यंजन संधि अगर हमको देखना है तो उसका जब वर्ड देखेंगे और उसमें अगर स्वर से मेल नहीं हुआ है, मतलब कि व्यंजन और व्यंजन का ही मेल हुआ है, तो वहां तो हम बहुत आसानी से बता देते हैं कि ये कौन सा है? व्यंजन संधि। लेकिन जब इसको हमको कहता है कि संधि विच्छेद करके दीजिए तो इसमें कुछ रूल्स हैं जिनको हमको याद करना होगा। जैसे वहां पे क्या था? भेद था, जिसमें हमको दीर्घ संधि, स्वर दीर्घ संधि, अयादि संधि, यड़ संधि, इनके बारे में क्या थी? कुछ तरीका थी जिससे हमको पता चलता था कि ये दीर्घ है या यड़ है। उसी तरीके से जब व्यंजन संधि की बात करेंगे तो इसमें आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसमें कौन सा रूल लगा है, बस उसमें आपसे या तो ये पूछेगा कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा संधि है। उसमें से अगर व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होगा तो वहां पे आंसर व्यंजन संधि होगा। दूसरा एक शब्द दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित का संधि विच्छेद करिएगा, और उस संधि का आपको जब विच्छेद, मतलब उस शब्द का जब आपको संधि विच्छेद करना होगा तो आपको बस इस रूल का फॉलो करना होगा। तो उसमें हम लोग देखते हैं अपना पहला रूल। अब हम लोग समझते हैं आज का हमारा पहला रूल, जिससे कि हमको व्यंजन संधि का जब संधि विच्छेद करना होगा तो हमको इस बात को ध्यान में रखना है। पहला नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ण का तीसरा और पांचवा वर्ण अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। किस लिए बदलेगा? शब्द का अर्थ बनाने के लिए। क्योंकि हमको ये चीज पता है कि संधि विच्छेद जो होता है दो वर्णों के मेल से संधि होता है, लेकिन जब संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों शब्दों का अपने आप में क्या निकलना चाहिए? मीनिंग निकलना चाहिए। अगर इनके तीसरे और पांचवें शब्द को, जैसे कि तीसरा और पांचवा शब्द क्या है यहां पे समझते हैं। अगर हम क वर्ग की बात करें तो उसमें क्या आता है? क, ख, ग, घ और अंग, यही आता है। तो यहाँ पे पहला वर्ड कौन सा है? क। दूसरा कौन है? ख। तीसरा कौन है? ग। चौथा कौन है? घ। और पांचवा कौन है? अंग। ठीक। जब ये आया तो इसमें क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि तीसरा और पांचवा जो है, ये जो तीसरा है और ये जो पांचवा है, ये अपने ही वर्ग के किस में बदलेंगे? पहले में बदल जाएंगे जब भी हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला ही एग्जाम्पल दिख रहा है हमको, वागीश। तो अगर इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे संधि विच्छेद ग की जगह पे वहां पे क्या दिखेगा हमको? क्या दिखाई देगा? अभी जब संधि विच्छेद करना सिखाएंगे तो वहां पे दिखाएंगे कि कैसे होता है। अभी सबसे पहले ये समझें कि जैसे कि हम लोग जब वर्णमाला इसीलिए हम पढ़ाए थे ताकि वहां पे ये चीज क्लियर रहे कि कौन सा तीसरा कौन सा पांचवा। बचपन से क ख ग पढ़ते हैं तो ये तो अच्छे से याद होगा। अब बस यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर वो ज और इ की बात करें तो वो पहला किस में है? वो च वर्ग में है। अब इसी को क्यों कहते हैं हम लोग कि मतलब कि ये तीसरा और पांचवा हमेशा क में ही क्यों बदलेंगे? क्योंकि कोई भी काम अगर, जैसे कि अगर एग्जाम्पल से समझे हम लोग कि जैसे अगर हम लोग अपने घर पे हैं, अगर हम लोग कुछ भी गलत काम करते हैं तो उसके लिए शिकायत हमसे तो नहीं की जा सकती। शिकायत किससे की जाती है? मम्मी या पापा से, क्योंकि वही घर के क्या हैं? मुखिया हैं। तो इसीलिए क्या है कि जब हम लोग कोई गलती करते हैं, गलती इन द सेंस मान लेते हैं हम लोग ग और अंग हैं, तो जब हम लोग कोई गलती किए तो शिकायत करने के लिए लोग कहाँ पे आएंगे? क्योंकि यहाँ पे शब्द क्या बनाना था? मीनिंगफुल। और ये शब्द क्या बनाने थे? बिना कोई मीनिंग, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा था। तो ये शिकायत लेके किसके पास पहुंचे लोग? क के पास, कि भैया ऐसा है कि आपका जो बेटा और बेटी है ना,
कोई भी अर्थपूर्ण काम नहीं कर रहे हैं तो कहें कि टेंशन मत लीजिए, हमारे बेटा बेटी हैं, उसकी गलती का सुधार भी कौन करवाए, हम करवाएंगे, उनके जगह पे हम इस काम को कर देते हैं। तो लोग बोले कि ठीक है आप कर दीजिए, जब ये काम कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, काम सही हो जाएगा। समझ में आया? या और एक आगे एग्जाम्पल दें, समझ में आया ना, कि जैसे कि इनकी वो क्या है, गलतियां हैं कि ये और ये क्या किए, गलती की है, तो उनको सुधारने के लिए कौन है, उसी तरीके से ज और इया जब गलती करेंगे तो उनको समझाने के लिए कौन है, च। उसी तरीके से ड और अड़ा का बात करें तो ये ट ठ ड ढ अड़, अड़ा के बात करें तो वो कौन सुधारेगा उसको, ट। उसी तरीके से द और न कोई गलती करेंगे तो उनको कौन सुधारेगा, त। यानी कि ये तीसरे और पांचवें कोई गलती करते हैं तो उनको सुधारेगा कौन, हमेशा क सुधारेगा। समझ में आया? जैसे कि एक और एग्जांपल समझो कि जैसे कि कोई भी थाना होता है तो उसके थाना अध्यक्ष कौन होते हैं, दरोगा जी। दरोगा जी को काम करने के लिए 4-5 सहयोगी मिले होते हैं। समझ में आया? कोई भी क्राइम हो गया वहां पे गए दरोगा जी समझाने के लिए कि अच्छा कोई काम हो गया तो वहां पे जांच पड़ताल के लिए जाएंगे ना, तो वहां पे ये तो अपने गए हैं, साथ में उनके सहयोगी भी जाएंगे, चले गए, क्योंकि वहां पे थाने का अध्यक्ष कौन है, दरोगा जी, तो ये लोग भी साथ में चले गए। ये लोग गए तो उधर जाके कुछ पैसे लेके काम अपना सुलटा दिए, और वहां पे जब जांच दूसरी टीम आई जांच करने के लिए तो वहां पे दोषी पाए गए। तो वहां पे सबसे ज्यादा डांट किसको पड़ेगी, दरोगा जी को ही पड़ेगी, इनको कौन पूछने जाएगा, ठीक है। तो दरोगा जी ही डांट सुनेंगे, ये गलती कौन की थी ये, पर डांट सुने कौन, दरोगा जी, ठीक। उसी तरीके से एक और एग्जांपल समझते हैं कि अगर ये सब जो हैं गए, कोई कुख्यात अपराधी था, उसको क्या किए ये लोग, पकड़ लिए, और जब पकड़ लिए तो वो नाम किसके आएगा, दरोगा जी के, कि किसके थाने से पकड़े गए हैं, इस का नाम के दरोगा जी के यहाँ से वो लोग पकड़े गए हैं। पर क्या जो वहां पे मेन अवार्ड मिलेगा वो किसको मिलेगा, क को मिलेगा, और ख और ग तो वहां पे खड़ा होकर फोटो खिंचवाएंगे कि हम पकड़ के लाए थे, लेकिन उसका सारा क्रेडिट किसको जाएगा, क को जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि वो उस थाने का मुखिया। उसी तरीके से क को क्या समझना हम लोग, कि मुखिया है और ये सब उसके क्या है, सहयोगी है। तो जब भी ऐसा वर्ड आएगा तो यहाँ पे अगर इनके से कोई गलती हुआ तो उसको कौन सुधारेगा, क सुधार लेगा। अब हम लोग समझते हैं इसका एग्जाम्पल। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि पांचवा और तीसरा आता है तो हमेशा पहला वाला क्लियर करेगा। अगर जब हम लोग वागीश की बात करेंगे तो अभी जैसे हमको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको पहले 2 वर्ड में तोड़ते हैं इसको। तो 2 वर्ड में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक क्या आएगा, वाग, प्लस में क्या आएगा, इस, ठीक, वाग और इस आया। पर इस वाग का अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, इस वाग को हमको बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, वाग प्लस इस में, तब ये क्या हो गया हमारा, वागीस। तो इसका संधि विच्छेद सही क्या होगा, वाग प्लस इस, क्लियर। उसी तरीके से षडानन की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा सट प्लस आनन, क्या आएगा यहाँ पे, सट प्लस आनन। अगर यहाँ पे अगर सिर्फ उसी की बात करते कि जैसे कि अगर यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग तोड़ते हैं वर्ड को तो यहाँ पे किस में तोड़ पाते हैं, एक तोड़ते हैं हम लोग सड़ा में, दूसरा किस में तोड़ते हैं, नन में। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड को तो यूज नहीं करना है, यहाँ पे या तो संस्कृत से बनेगा या फिर हिंदी से बनेगा, समझ में। तो वहाँ पे तत्सम रूप ही आना चाहिए, तद्भव रूप ही आना चाहिए, ठीक। अब इस सड़ा को देख के बहुत लोग खुश हो रहे हैं कि सड़ा वर्ड यूज हो गया यहाँ पे। तो सड़ा वर्ड से ज़्यादा परेशानी नहीं होना है, वहाँ पे जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि यहाँ पे सड़ा वर्ड क्या लग रहा है, अपने आप में सही नहीं लग रहा। और सड़ा लिखने का भी ये तरीका होता नहीं, सड़ा लिखने में दूसरा वर्ड आएगा, सड़ा ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सट प्लस आनंद। उसी के बाद देखते हैं वो लोग आगे वाला, अब समझ में आया। तो यहाँ पे आप सही से लिखते हैं इसको, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल आपको सिर्फ एग्जाम में यही देखने के लिए मिल जाएंगे, वाक प्लस ईस, ठीक। उसी तरीके से सड़ानन का कर ले हम लोग कि सट प्लस आनंद।
किसी तरीके कोई दिक्कत, किसी की समस्या समझ में आ रहा ना कि क्यों ये बदल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे षडासन की भी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे षट प्लस आसन। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, जो इतना तुम लोगों को हंसी आ रहा है कि ये षडानन क्या है। ये षडानन अपने आप में एक संधि विच्छेद है। किसका संधि विच्छेद है? गणेश के भाई का नाम जानते हैं सब लोग, कार्तिकेय भगवान का नाम सुने हुए हैं। ये कार्तिकेय का ही पर्यायवाची है, ठीक है। किसका पर्यायवाची है? कार्तिकेय की। यहाँ पे षट से मतलब क्या है? 6। आनंद से मतलब क्या है? आनंद क्या है? किसको कहते हैं? हाथ को, जिसके 6 हाथ हैं। तो 6 हाथ किसके हैं? कार्तिकेय के। आनंद हाथ को कहते हैं, सर को कहते हैं, ठीक। उसी तरीके से अगर यहाँ पे षट और आसन, यानी कि यहाँ पे क्या रहा है? 6 आसन है। अब 6 आसन में कुछ भी हो जाए, कुर्सी, टेबल, मेज, कुछ भी हो जाए 6 ठो, यानी कि 6 ठो क्या है? आसान, चटाई, दरी, कुछ भी। उसी तरीके से यहाँ पे सड़ा का मतलब वो सड़ा गला वाला नहीं है। यहाँ पे इसी बात के लिए संधि विच्छेद सिखाया जाता है कि क्लियरिटी बनी रहे, ठीक। अब यहाँ पे है षणमास, तो षणमास का क्या हो जाएगा? षट प्लस मास, यानी कि 6 मास को हम लोग क्या कहते हैं? षण मास, ठीक। अच्छा, ये सारे वर्ड आपको वर्तनी में भी देखने के लिए मिलेंगे कि इनका सही रूप क्या है। तो ये वर्तनी के हिसाब से भी आपका टॉपिक है, तो वहां भी इस चीज को याद रखना है और साथ में इसके संधि विच्छेद को भी याद रखना है, ठीक। अब अब्ज की बात करें। अब अब्ज से कब्ज नहीं याद कर लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अप प्लस ज। अब यहाँ पे समझना है अब अप का मतलब क्या हुआ? अप का मतलब होता है जन्मा या जन्म लेना या कुछ भी, और ज का मतलब जल से होता है, क्योंकि वो क्या है? हमारा अव्यय है, ठीक। अव्यय के बहुत सारे रूप आते हैं, तो यानी कि ऐसे शब्द जो क्या हो? पानी में जन्म ले, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अब्ज कहते हैं। अब अब्ज क्या है? अनेकार्थी शब्द है। यहाँ कमल का भी आता है, शंख का भी आता है, क्योंकि शंख भी कहाँ निकलेगा? पानी से। उसी तरीके से तो वो कमल का फूल भी कहाँ निकलेगा? पानी से। तो अब्ज दोनों का पर्यायवाची भी होता है और ये क्या होता है? अनेकार्थी शब्द भी होता है। तो ये सब भी याद करना है। अगर हम लोग बात करें जगदीश की, तो इसका क्या आएगा? संधि विच्छेद, जगत प्लस ईश, ठीक। तो इसका क्या आ जाएगा? जगत प्लस ईश, ठीक। उसी तरीके से अगर हम बात कर लें जगन्नाथ की, तो इसका क्या आएगा? जगत प्लस नाथ। क्लियर। तो ये हुआ हम लोग का पहला रूल। अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा रूल। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट रूल को। तो नेक्स्ट रूल ये बोलता है कि यदि शब्द के मध्य में 6 वर्ड आता है, तो 6 से पहले जो होता है वो आधा च लग जाता है। मतलब कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर रहित व्यंजन, वो च यूज होगा। यानी कि इस च को हम लोग आधे च के रूप में भी लिख सकते हैं, और इसी च को हम लोग क्या लिख सकते हैं? च के नीचे हलंत लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये हलंत वर्ड आया ही क्यों? जैसे कि अगर इन सब की बात करें तो कभी कभी शब्द के बीच में हमको इनका भी यूज करना पड़ता है। जैसे कि शब्द के लास्ट में अगर शब्द जब आता है तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है? इनका यूज करना पड़ जाता है। अगर शब्द के बीच में है तो इनका यूज कर लेते हैं, ठीक। तो इसी वजह से हम लोग को दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमको शब्द के मध्य में क्या दिखना चाहिए? सबसे पहले तो ये 6 दिखना चाहिए। अगर 6 दिखाई देगा तभी उससे पहले क्या लगेगा? आधा च, ये जिसको हम लोग कहते हैं कि स्वर रहित च, ठीक। अगर इसकी बात कर लें तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसको समझ लेते हैं पहले। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है अनुच्छेद, ठीक। तो यहाँ पे ये जो च वर्ड आया है वो किस लिए आया है? क्योंकि इस वर्ड में क्या था? छ था, इसीलिए उससे पहले क्या लगा?
आधा च लगा। अगर ये छ नहीं होता तो यहाँ पे आधे च की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, शब्द का सही उच्चारण हो, इसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं, संधि का प्रयोग में वर्डों को या तो जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। तो इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, अनु प्लस छेद। क्लियर, समझ में आया। अगर उसी तरीके से विच्छेद की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद, वी प्लस छेद, वी प्लस छेद। उसी तरीके से परिच्छेद की बात करेंगे तो संधि विच्छेद क्या आएगा, परि प्लस छेद। उसी तरीके से अगर स्वच्छ की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, संधि विच्छेद, स्व प्लस छ। क्या आएगा, स्व प्लस छ। उसी तरीके से पितृ छाया की बात करें तो क्या आएगा, संधि विच्छेद, पितृ प्लस छाया। ठीक, समझ में आया कि जब भी अगर कोई भी शब्द दिखाई दे, अब जैसे देखो अगर इस शब्द को हम बोलें कि बताओ इसमें कौन सा संधि है, तो ये शब्द देख के ही क्या लग रहा है कि अगर जब इसको हम बीच से तोड़ेंगे तो यहाँ कहीं भी लग रहा है कि स्वर का स्वर के संग मेल हुआ होगा, साफ समझ में आ रहा है कि नहीं ये व्यंजन ही है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो जाता है तुरंत कि व्यंजन संधि है। दिक्कत कब होगा, जब अगर अनुच्छेद लिख देगा और उसके बाद क्या कहेगा कि इसका संधि विच्छेद बताइए, और अगर हमको रूल नहीं पता है तो फिर हम तो कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैथ का स्क्वायर जैसे होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये पता ना हो इसका मतलब भी क्या है ये, और इसका भी मतलब क्या है ये। अगर लेकिन जब क्वेश्चन जिस अकॉर्डिंग रहता है उस अकॉर्डिंग हमको इसका यूज करना होता है या इसका यूज करना होता है। अगर जब हमको यही नहीं पता है कि इसका मतलब भी यही है तो हम वहाँ पे कैसे कर पाएंगे, समझ में। तो इसके नियम ही अगर नहीं पता है तो हम कहाँ से संधि कर पाएंगे। तो इस वजह से हमारे लिए नियम जानना भी क्या जरूरी है, कब जब हमको संधि विच्छेद करना हो। लेकिन अगर क्या बस पहचानना हो कि संधि है या नहीं है, व्यंजन संधि का है कि नहीं है, तो उसमें क्या दिक्कत आएगा, सारे वर्ड क्या विच्छेद देख के ही नहीं लग रहा है कि ये सब वर्ड क्या है, क्योंकि इसको जब भी हम कहीं से तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम बीच नहीं तोड़ दें, बीच प्लस छेद भी कर दें, तो यहाँ पे कहीं भी दिखा कि हमको स्वर और स्वर का मेल हुआ है, नहीं, एक व्यंजन और एक स्वर दिख रहा है हमको, समझ में आ रहा है। तो इसी वजह से ये चीज़ रूल हमको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ। अब हम लोग समझते हैं दूसरे वाले नियम, नेक्स्ट नियम को। तो नेक्स्ट नियम क्या कर रहा है कि यदि म के बाद म आए तो म का क्या होता है, द्वित हो जाता है। अब ये याद करो वर्णमाला में हम बताए थे तुम लोगों को कि द्वित व्यंजन क्या होता है, ऐसे वर्ड जो एक ही शब्द के दो बार हो, एक आधा रूप हो और एक पूर्ण रूप हो, उसी को हम लोग क्या करते हैं, द्विप रूप। जैसे कि हम लोग बात कर लें अगर दिल्ली, बिल्ली, ये सब वर्ड क्या है, इसमें ल का द्वित वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे ल कितने बार है, दो बार। समझ में आया। अच्छा ये मत सोचने लगना कि सर दिल्ली और बिल्ली इसका भी संधि विच्छेद कर रहे हैं, संधि विच्छेद ही नहीं होगा इसका, ठीक है। कोई भी मीनिंग निकलना चाहिए ना, जब तक मीनिंग नहीं निकलेगा तब तक से उस शब्द का क्या होगा, कोई भी मतलब नहीं होगा। अगर ये छेद है तो इसको भी क्या करें, अब बोलो कि नहीं सर इसको भी तोड़िए, अनु है इसको भी तोड़िए और को अलग करिए, तो वहाँ पे वर्ण विच्छेद हो जाएगा, संधि विच्छेद नहीं होगा। समझ में आया। तो दिल्ली और बिल्ली का भी मत सोचने लगना कि दो टोला है यानी कि ये कौन सा व्यंजन होगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नहीं, ये जब ऑप्शन में आएगा तो लिखना कि निम्नलिखित में से कोई नहीं, किसी का नहीं है, ठीक है। ये भी क्लियर रहे दिमाग में, ये ना हो कि बस हाँ ठीक है सर बोले थे कि दो तो दिखेगा द्वित, मार देना आंख बंद करके व्यंजन संधि, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक। यहाँ पे जैसे कि हम लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल दिया है कि सम्मोहन, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सम प्लस में मोहन। क्लियर हुआ। उसी तरीके से सम्मान की बात करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम प्लस मान। और उसी की तरह सम्मति की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम प्लस मति। क्लियर हुआ।
व्यंजन संधि में बस क्या है कि हमको बस एक बार रूल अगर पता चल जाता है तो उसके बाद संधि विच्छेद करना इसका उससे भी आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या क्लियर बस रूल हमको बस पता होना चाहिए। उसके बाद शब्द को हम लोग को बस ऐसे जगह से तोड़ लेना है जहाँ से उनका मेल हुआ होगा। ठीक, यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है कि मोहन अपने आप में एक वर्ड है और सम अपने आप में एक वर्ड, समझ में? ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट नियम को। नेक्स्ट नियम क्या कहता है कि यदि सम उपसर्ग, अच्छा यहाँ से एक चीज़ और क्लियर कर लीजिएगा कि सम क्या है, एक उपसर्ग है। इससे पिछली वीडियो में हम जरूर आपसे जिक्र किए होंगे कि उपसर्ग किसको कहते हैं और प्रत्यय किसको कहते हैं। तो उपसर्ग किसको कहते हैं? जो शब्द के प्रारंभ में लग के नया शब्द बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्द के पीछे लगता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रत्यय। अगर याद नहीं हो रहा है तो ऐसे याद करते हैं, प्रत्यय में कौन सा वर्ड बना है? टी, प, और पीछे में भी कौन सा वर्ड लगता है? प। यानी कि इससे याद कर सकते हैं कि प्रत्यय का मतलब पीछे और उपसर्ग का मतलब आगे। क्लियर? अब दिमाग में बैठा लेना इस चीज़ को कि ये भूले ना। उसके बाद बोल रहा है कि सम उपसर्ग के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन। अब ये कैसे पता चले कि सर अंतस्थ व्यंजन कौन है और उष्म व्यंजन कौन है? पहली बात तो यही क्लियर होना चाहिए कि सर यहाँ पे तो बता दिए आप कि यदि सम उपसर्ग के बाद कोई अंतस्थ है या उष्म व्यंजन है तो सम उपसर्ग अनुस्वार में बदल जाता है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या समझना अभी फिर से कि अनुस्वार के बारे में भी जानकारी हो। यानी कि यहाँ पे समझने के लिए कितने पॉइंट हो गए? पहली बात कि उपसर्ग का पता होना चाहिए कि उपसर्ग किसको कहते हैं। दूसरा पॉइंट अंतस्थ किसको कहते हैं। तीसरा पॉइंट में उष्म किसको कहते हैं। और चौथा पॉइंट अनुस्वार किसको कहते हैं। तो याद करिए, आपको जब वर्णमाला क्लास कराए थे वो आपके पीईटी के सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर जो वर्णमाला पढ़ेगा ही नहीं उसको क्या ही पता होगा अंतस्थ क्या है, उष्म क्या है और अनुस्वार क्या है। इस वजह से वो इतना जरूरी था। ठीक, अब अंतस्थ की बात करेंगे तो आप लोग तो पढ़े हैं, तो बताइए अंतस्थ कौन सा होता है? य, र, ल और व। जो लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं वो लोग क्या करें, यहीं पे य, र, ल, व लिख लें। और उष्म व्यंजन की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा? स, स और ह। क्लियर? अब अनुस्वार की बात करें कि अनुस्वार कौन सा होता है, तो अनुस्वार कौन सा होता है? अनुस्वार एक मात्रा है जो कि ना स्वर के साथ आता है न व्यंजन के साथ आता है, बल्कि ये किसी भी वर्ण के संग आता है, क्योंकि ये क्या है? मात्रा है। और जब बचपन में हम लोग पढ़ते थे इसको किसके संग पढ़ते थे? इस अ के साथ इसको हम लोग पढ़ते थे। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये मात्रा ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अनुस्वार कहते हैं। अब क्लियर हुआ? अब जब इतना क्लियर हो गया तो यहाँ पे क्या बोला था कि सम उपसर्ग जहाँ भी आ जाए तो वहाँ पे सम उपसर्ग की जगह पे क्या लगा देंगे हम लोग? अनुस्वार लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर संयोग दिख रहा है, अगर इसकी बात करें संधि विच्छेद करने के लिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पे पहले से संधि विच्छेद लिखे होते हैं तो उसका आपको ये बताना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम ये संधि विच्छेद लिख दिए होते हैं कि सम प्लस योग, तो आप लोग जैसे ही देखते हैं कि सम से तुरंत कहते हो इस उपसर्ग के जगह पे क्या लगेगा? बिंदी। यहाँ पे क्या बना देंगे आप? संज्ञा। समझ में? तो इसी वजह से यहाँ पे क्या किया गया है, पहले वर्ड लिखा गया, उसके बाद आपको खुद से संधि विच्छेद बनाने के लिए सीखना है। ठीक, अगर यहाँ पे हम पहले लिखें तो कोशिश करके आप लोग पहले सॉल्व कर लें, और नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे तो हम फिर बता ही रहे हैं। ठीक, उसी तरीके से अगर संरक्षण की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम प्लस रक्षण। क्लियर हुआ? किस तरीके कोई दिक्कत? उसी तरीके संवाद की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? सम प्लस वाद। उसी तरीके संसार की बात करें तो ये कैसे बना होगा? सम प्लस सार से। ठीक, उसी तरीके से संलग्न की बात कर लें तो यहां पे क्या होगा? सम प्लस लग्न। कितने लोग तो लग्न के नाम से ही खुश हो गए होंगे कि अच्छा सर शादी ब्याह का माहौल बना रहे हैं। ठीक, उसी तरीके से संहार की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम प्लस हार। और संशय में क्या आएगा ये आप लोग खुद से करके कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक, जो क्रम से 5वां नियम है।
ठीक। तो आज के नियम में पहला क्या कह रहा है कि यदि अ और आ को छोड़कर, अ और आ क्या होते हैं अपने आप में स्वर शब्द हैं, ठीक, इनको छोड़कर किसी अन्य स्वर के बाद कौन सा स आ रहा है, ये इस स का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये हम आपको बताएं। बताइए इसको क्या कहते हैं हम लोग। दंत, इसका दांत से ही दांत से टकराव के बाद ही उच्चारण होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, दंत। ठीक। उसके बाद अगर बात करें हम लोग आए तो इस स का परिवर्तन जो होगा वो इस स में हो जाएगा, और इस स को क्या करते हैं हम लोग, मूर्धन्य स, ठीक, में हो जाता है। यानी कि ये चीज हमको ध्यान देना है कि कोई भी शब्द हो और वो शब्द अ आ छोड़कर किसी अन्य स्वर, अब अन्य स्वर में जितने भी आते हैं ई उ री ए ओ कोई भी हैं, अगर उनके बाद ये स दिखाई दे, दंती स दिखाई दे, तो उसके बाद किस में परिवर्तन उस स का हो जाएगा, मूर्धन्य स में हो जाएगा। ठीक। उसके लिए कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अभिषेक। तो अभिषेक का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, अभि प्लस सेक। तो अभी तो ठीक है, पर यहाँ पे इस स के जगह पे वहां पे कौन सा रियल में स होगा, हो रहा होगा पहले, तो वहां पे जो शब्द रहा होगा वो कौन सा रहा होगा, अभिषेक। ये वाला स ही तो रहा होगा, क्योंकि इसी स का परिवर्तन क्या हुआ, देखो यहाँ पे कौन सा, छोटी ई आया, छोटी ई से मिलन किसका हुआ, यहां से कौन है, छोटी, और यहाँ पे कौन था, स। यही तो क्वेश्चन बोला है कि अगर जब भी अ और आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आता है जिसके संग इस दंती स का मिलन होगा, तो ये कौन सा स बनाएगा, ये स बनाएगा। और इसीलिए हम लोग अभिषेक में कौन सा स का यूज करते हैं, इस मूर्धन्य स का यूज करते हैं। क्लियर हुआ। उसी तरीके से अगर विषम की बात करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी प्लस सम, वी प्लस सम। ठीक। उसी तरीके से अगर विषाद की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी प्लस साद। क्लियर। इस तरीके कोई डाउट इसमें नहीं। अब समझते हैं नेक्स्ट वाला नियम। नेक्स्ट नियम क्या कहता है कि यदि त वर्ण के बाद च ज ल वर्ण आए, यानी कि क्या ध्यान देना यहाँ पे कि यदि त वर्ण के बाद, यानी कि पहले त आया हो और उसके बाद ये च ज और ल कोई भी वर्ण आए हो, तो इस त का, यानी कि इसी वाले त का जो परिवर्तन होगा उसी शब्द के क्रमशः च ज और ल में हो जाता है। समझ में है। तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे उच्चारण है, तो इसका क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण। इसी का संधि विच्छेद क्या बन गया, शब्द निकल के मिला, उच्चारण। अब यहां से देखो क्या आया, त आया, और यहां से क्या आया, च आया। तो जब वही बात बोला कि जब ये त के बाद अगर ये च आ जाए, ज आ जाए, ल आ जाए, तो ये वाला जो त था ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, इस आधे च में। यानी कि यहाँ पे क्या दिखेगा हमको, द्वित्व का रूप दिखना चाहिए। समझ में। यहाँ पे भी हमको क्या दिखना चाहिए, द्वित्व का रूप दिखना चाहिए। ठीक। इससे पहले वाले में एक हम बताए थे द्वित्व का, जो पिछली वीडियो में होगा, उसमें द्वित्व के लिए क्या बताए थे कि जब म के संपर्क होगा तो वहां पे क्या होता है, म का द्वित्व हो जाता है। समझ में। तो यहाँ पे जैसे कि वहां पे क्या था, म के बाद अगर म आता है तो इसी का क्या हो जाता था, ये द्वित्व हो जाता था। ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, त है, लेकिन उसका उच्चारण स्थान में क्या आ जाएगा, च के द्वित्व में, ज के द्वित्व में और ल के द्वित्व में। क्लियर हुआ। उसी तरीके से अब देखते हैं अगर उज्ज्वल, कि उज्ज्वल में क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, उत प्लस ज्वल। ठीक। क्लियर। और वहां पे देखें अगर सच्चरित्र का, तो यहाँ पे क्या आएगा, सत्य प्लस चरित्र। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य प्लस चरित्र। इसी तरीके कोई डाउट। उल्लेख का बताइए क्या होगा, उत प्लस लेख। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं उल्लास और सज्जन। इसका क्या संधि विच्छेद बनेगा, उत प्लस लास
और सत प्लस जन, सज्जन। क्लियर? तो ये हो गया हमारे कुछ व्यंजन संधि के उदाहरण। अब जो कुछ और भी, अभी ऐसा नहीं कि व्यंजन संधि कंप्लीट हो गया, अभी कुछ और व्यंजन संधि के उदाहरण उसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट नियम। नेक्स्ट नियम क्या कहता है कि यदि त के बाद ह आए तो त का द में परिवर्तन होगा तथा ह का ध में परिवर्तन होगा। अभी तक हम लोग जितना पढ़ते हैं उसमें सिर्फ एक ही वर्ड के संग क्या होता था, चेंजेस होता था, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब दोनों वर्ड चेंज हो जाएंगे। मतलब कि अगर त आया है और उसके बाद में ह आया है तो वहां पे त को तो बदल देंगे हम लोग द में और ह को बदल देंगे किस में, हम लोग ध में। ठीक, अब उससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि अगर पत प्लस हति लिखा हुआ है तो इसका जब संधि विच्छेद आगे के क्रम में जब बड़ा होगा तो कहने का मतलब क्या था कि ये जो त था वो किस में बदलेगा, द में, और ये ह था वो किस में बदलेगा, ध में। तो यहाँ पे क्या बना होगा, पद प्लस धति। ठीक, ये बन के वर्ड निकला होगा। और इस वर्ड के बाद ही क्या वर्ड बना होगा, जब देखो अब ऐसे तो लिख नहीं सकते, ये तो कोई शब्द हुआ नहीं, इसको शब्द के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको हम, पद धति। तो यहाँ पे शब्द बन के क्या निकला हमारा, पद्धति। ठीक, अच्छा एक चीज ये बचपन से ही हम लोग के दिमाग में क्या रहता है, क्लियर नहीं रहता, और जिसका क्लियर रहता है उसका अच्छी बात है कि जो यहाँ पे वर्ड दिखता है, जैसे यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, ध दिख रहा है और द दिख रहा है। तो यहाँ पे जो द है ये जो पूरा दिख रहा है ये रियल में क्या है, आधा होता है, और जो आधा वर्ड दिखता है द, रियल में ये क्या होता है, पूरा होता है। समझ में आया? इस चीज का हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पे हम ये से व लगा दे द के नीचे तो यहाँ पे व का मतलब क्या है, पूरा है, और द कम है। जैसे द्वारा वर्ड जब हम लोग पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, द्वारा, तो वहां पे द का हम लोग क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं ना कि पूरा, और वहां पे व क्या ले रहे हैं, बहुत हल्का सा, द्वारा। समझ में? इसी वजह से ये अधूरा होता है और ये क्या होता है, पूरा। मतलब ये पूरा होगा जो आधा दिखने में लग रहा है, और जो ये पूरा दिखने में लग रहा है ये क्या होगा, आधा होगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे समझ में आया कि पद्धति कैसे बना। ठीक, उसी तरीके से उत प्लस हार की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, उद्धार। क्लियर? उत प्लस हार बराबर क्या हो जाएगा, उद्धार। उसी तरीके से उत प्लस हरण का क्या हो जाएगा, धारण। ठीक, क्लियर हुआ? किसी को अब कोई डाउट इसमें? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले को। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट नियम। नेक्स्ट नियम क्या कहता है कि यदि त के बाद सवर्ण आए तो त का च में तथा स का छ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, यानी कि यहाँ भी क्या हो रहा है, दोनों शब्द आपस में चेंज हुआ होंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक वर्ड है सच्छास्त्र और उच्छ्वास। ठीक, अगर इसका जब संधि विच्छेद करने के लिए आएगा तो इसका क्या होगा, यानी कि अगर पहले अगर इस कंडीशन को फॉलो करने से पहले हम लोग देखें कि इस वर्ड को हम लोग तोड़ कहाँ तक सकते हैं, तो अगर इसको अगर तोड़ा जाए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सच प्लस छास्त्र, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, उच्च प्लस श्वास। यही लिख सकते हैं। अभी तो इसको अगर तोड़ा जाए तो यही लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, लेकिन रियल में इस चा की जगह पे कौन सा वर्ड हुआ होगा, त, क्योंकि ये त होगा तभी इसका परिवर्तन कहाँ पे आया होगा, इस च में। समझ में आया? और यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, छ वर्ड दे रहा है, तो ये छ वर्ड कब आया होगा, जब रियल में उस वर्ड में कौन सा वर्ड होगा, स। तो अगर इसको अगर हम लोग तोड़ के लिखे हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सत्य प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सास
क्लियर। उसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, उत प्लस श्वास। क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पे ये हलन, यहाँ पे श्वास में क्योंकि आधा स्वर था, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, उत प्लस श्वास। यानी कि अगर इसका संधि विच्छेद करने के लिए आ जाए कि उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस श्वास। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे च था और यहाँ पे क्या था, छ था, और ये हमको पता है कि अगर च के बाद छ आ रहा है, इसका मतलब उससे पहले वो वाला वर्ड क्या होगा, त और स। इसको ये कह दें या इसको ये कह दें, बात एक ही है, समझ में। अगर त आया है तो उसके बाद क्या आया होगा, च, जो इस वर्ड में दिख रहा है। अगर यहाँ पे च वर्ड आया है तो उससे पहले क्या आया होगा, त। क्लियर, समझ में आया। इस तरह कोई दिक्कत नहीं। तो अगर संधि की बात करें, अगर व्यंजन संधि की, तो इसमें हम लोग कितने तरीके का त का नियम देखें, त का टोटल 3 नियम था, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का व्यंजन संधि क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और हर तरीके के व्यंजन संधि का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।